बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज अक्सा खलील एंड आई एम टीचिंग कंप्यूटर साइंस इन डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। द चैप्टर वी आर ऑलरेडी स्टडीइंग इज बेसिक्स ऑफ स्मॉल बेसिक। इस चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्मॉल बेसिक हम क्यों यूज करते हैं और वेरिएबल और कांस्टेंट और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक होगा अबाउट एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स। So before continuing our lesson, let's see। आपको स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट नजर आ रही है 2 + 3। आप सबको पता है कि इसके अंदर एडिशन परफॉर्म हो रही है स्टेटमेंट में और दरमियान में हमें एक सिंबल नजर आ रहा है। ये जो सिंबल है ये हमारे पास एडिशन के लिए यूज होता है। यहाँ पर अगर माइनस साइन होगा तो वो सब्ट्रैक्शन के लिए होगा। इस स्पेशल सिंबल को, जिसका एक स्पेशल काम है, हम इसको स्मॉल बेसिक में क्या बोलते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। और ये ऑपरेटर आपको पता है 2 और 3 पे वर्किंग कर रहा है, मतलब 2 और 3 को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। तो 2 और 3 को हम क्या कहेंगे? हम इनको बोलेंगे कि ये क्या है? ऑपरेंड्स। तो 2 और 3 हमारे पास 2 ऑपरेंड्स हैं और प्लस जो है वो हमारे पास एक ऑपरेटर है। इस पूरी स्टेटमेंट को स्मॉल बेसिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? एक्सप्रेशन। सो आपके सामने है कि एक एक्सप्रेशन में 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है ऑपरेटर और दूसरा क्या होते हैं? ऑपरेंड्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन की फिर डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास। सो एक्सप्रेशन 2 चीजों को कंबाइन करेगा। इट विल कंबाइन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला एक्सप्रेशन आ रहा है। इस एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास 14 - 10 माइनस आपके पास ऑपरेटर है, 10 और 14 आपके पास क्या है? ऑपरेंड्स हैं। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास कांस्टेंट है। और कौन सा कांस्टेंट है? न्यूमेरिक कांस्टेंट है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, a + b। ये एक और हमारे पास छोटा सा एक्सप्रेशन आ गया है। इसके अंदर अगेन हमारे पास 2 ऑपरेंड्स हैं, a एंड b, और प्लस हमारे पास क्या है? ऑपरेटर है। लेकिन इस एक्सप्रेशन में हमारे पास अब कांस्टेंट नहीं है, हमारे पास a और b क्या है? 2 वेरिएबल्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, जिनको हम पहले वैल्यू भी असाइन करेंगे। तो ऑपरेंड्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? ऑपरेंड्स हमारे पास कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं और ऑपरेंड्स हमारे पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे ये देखिए, अब ये थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है, इससे भी एक्सप्रेशन बड़े हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं, एक एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लीकेशन के लिए। और ऑपरेंड्स हमारे पास 3 हैं, z, x एंड 3। z और x हमारे पास वेरिएबल हो गए और 3 हमारे पास क्या हो गया? न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन किसी भी टाइप के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। सो ऑपरेंड्स कैन बी वेरिएबल और कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है हमने किस टाइप का, किस तरह का एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। वेरिएबल और कांस्टेंट तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हम ऑपरेटर्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स आपके पास क्या होते हैं। ऑपरेटर कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका कोई सर्टेन टास्क होता है परफॉर्म करना। जैसे आपको पता है प्लस का जो आपके पास ऑपरेटर है वो किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू परफॉर्म एडिशन। जो माइनस का साइन है वो हमारे पास क्या करता है? वो हमारे पास करता है सब्ट्रैक्शन। ये प्लस माइनस के अलावा हमारे पास और भी बहुत से ऑपरेटर्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास ऑपरेटर्स की 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? नंबर 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर, नंबर 2 कंपैरिजन ऑपरेटर एंड नंबर 3 इज लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम इन ऑपरेटर्स को 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं व्हाट आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं और ये हमारे पास टोटल 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ये आपके पास प्लस ऑपरेटर है जिसका क्या काम है? एडिशन करना, ऑलरेडी आपको पता है। फिर हमारे पास आता है माइनस साइन, माइनस ऑपरेटर, जिसका क्या काम है? सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना। फिर हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये स्टार यूज करते हैं, स्टेरिक बोलते हैं इसको। और ये मल्टीप्लिकेशन जहां पर भी हमने करनी होगी हम ये सिंबल स्मॉल बेसिक में यूज करेंगे। इसी तरह से जो 4th ऑपरेटर है वो आपके पास ये सामने स्लैश बनी हुई है। ये स्लैश हम किस लिए यूज करेंगे? ये हम यूज करेंगे किसके लिए? डिवीजन के लिए। तो टोटल आपके पास कितने अरिथमेटिक ऑपरेटर हुए? 4, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के काम आते हैं। अब ऐसा भी होता है हमारे पास कि एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाए। ऐसे केस में हमने देखना होता है कि किस ऑर्डर में हमने इनको इवेलुएट करना है, कि पहले कौन सा सॉल्व होगा, बाद में कौन सा सॉल्व होगा। तो इनका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होगा हमारे पास? मैथ्स में आपने BODMAS रूल पढ़ा है, उसी से मिलता जुलता ही ऑर्डर हमारे पास है, जो कि
आपको बताएगा कि एक एक्सप्रेशन में अगर मोर देन वन ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, किस ऑर्डर में सॉल्व किया जाता है। तो आप सबको पता है कि हमेशा सबसे पहले अगर आपके पास पैरेंथेसिस, जिनको हम ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, वो सॉल्व होंगी अगर वो एक एक्सप्रेशन में आती है। उसके बाद नेक्स्ट वन आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बारी। ये अगर एक्सप्रेशन में दोनों आएंगे तो इनमें से जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन पहले आएगी तो वो सॉल्व होगी, अगर डिवीजन पहले आएगी तो वो सॉल्व होगी। दोनों का लेवल सेम है और दोनों आएंगी हमारे पास सेकंड लेवल पर, मतलब इनका ऑर्डर क्या है, सेकंड नंबर। थर्ड जो आपके पास आ रहा है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का लेवल सेम है, दोनों का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सेम है। इनमें से जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। अगर एडिशन एक एक्सप्रेशन में पहले आती है तो वो पहले सॉल्व होगी, अगर सब्ट्रैक्शन पहले आती है तो पहले सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हमारे पास 6 + 3 × 4। दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास और 3 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। हमें पता है कि इनमें पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 3 × 4 हमारे पास आ जाएगा 12 और फिर हम 6 + 12 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 18। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। अगेन हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं और पैरेंथेसिस के अंदर सेकंड ऑपरेटर यूज हुआ हुआ, तो डेफिनेटली हम पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे। 2 × 3 आंसर क्या आएगा, 6 एंड 12 / 6 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हमारे पास। इसके अंदर 34 - 12 + 11। अब आपको पता है माइनस और प्लस दोनों का लेवल सेम है। अगर हम बोधमास रूल यूज करते तो हम पहले एडिशन करते, लेकिन हमने क्या पढ़ा कि इन दोनों का लेवल सेम है, जो पहले आएगा वो हम पहले सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेटली हम फिर 34 - 12 पहले करेंगे तो आंसर हमारे पास 22 आएगा। उसके अंदर जब हम 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 33 आएगा। तो इस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन में अगर मोर देन वन ऑपरेटर्स आते हैं तो उनको सॉल्व करने का ये मेथड है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास सेकंड टाइप किसकी है। सेकंड टाइप है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर को हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ये हमारे पास टोटल 6 ऑपरेटर हैं, ऑलरेडी आपने पढ़े भी हुए हैं इनमें से कुछ। आपके पास पहला जो ऑपरेटर है ये आपके पास ग्रेटर देन के लिए यूज होता है। जो सेकंड आपके पास ऑपरेटर है ये ऑपरेटर लेस देन के लिए यूज होता है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है लेस देन के साइन में और ग्रेटर देन के साइन में। तो आपके पास ये जो एल से मिलता जुलता साइन है ये किस लिए यूज होगा, लेस देन के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट वन है ग्रेटर देन और इक्वल टू। हम इसको मैथ्स में और तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ग्रेटर देन उसके साथ इक्वल टू साइन लिखेंगे, तो ये किस लिए हम यूज करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास साइन है वो है लेस देन और इक्वल टू का। ये जो सिंबल है आपके पास ये यूज होता है इक्वल टू के लिए, और ये जो आपके पास सिंबल है ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है नॉट इक्वल टू के लिए। तो टोटल हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको आप रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हो, वो कितने हैं, 6 हैं। जिस तरह से आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर का ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन या ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पढ़ा है, इसी तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर का भी आपके पास ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है कि अगर ये मोर देन वन आते हैं आपके पास तो पहले कौन सा सॉल्व होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या सॉल्व होगा, इक्वल टू। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास किसकी बारी आती है, ग्रेटर देन की। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, लेस देन। उसके बाद 4th नंबर पे है नॉट इक्वल टू। फिर आपके पास 5th नंबर पर आता है लेस देन और इक्वल टू, और लास्ट पर क्या आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, इक्वल टू, और सबसे एंड पे हमारे पास किसकी प्रेफरेंस आती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस सीक्वेंस को आपने अपनी मर्जी से चेंज नहीं करना है, ये पहले से डिफाइंड है, इसको आप एज इट इज याद करोगे। अगर आप इसको आगे पीछे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जब भी आप इवेल्युएट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें कोई वैल्यू मिलती है, लेकिन जब हम रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर सॉल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स आंसर मिलता है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल देखते हैं हम। अगर ये हमारे पास एग्जांपल ट्रू होगी, आंसर करेक्ट होगा, तो हम कहेंगे इसका आंसर ट्रू है। अगर वो स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी, आंसर उसका रॉन्ग होगा, तो हम क्या कहेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। या ट्रू आंसर आता है या फॉल्स आंसर आता है, इसके अलावा और कोई थर्ड ऑप्शन या कोई थर्ड आंसर नहीं आता। हमारे पास पहली एग्जांपल है 4 is less than 5। Is 4 less than 5? Yes, 4 is less than 5। तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए इसका, ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
इस एग्जाम्पल में 16 इज ग्रेटर देन 56. Is 16 greater than 56? Yes or no? No. 16 is not greater than 6. That is why answer will be false. आंसर हमारे पास क्या होगा? गलत होगा. इसका मतलब ये स्टेटमेंट false है, ट्रू नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. इस एग्जाम्पल में आपके पास आ रहा है 20 is not equal to 30. Is 20 not equal to 30? Yes, 20 is not equal to 30. That is why आंसर क्या होगा इसका? ट्रू आंसर होगा. बिल्कुल. तो अभी तक हमने कितनी टाइप्स पढ़ ली? हमने 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं. फर्स्ट वन वाज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर, और लास्ट अब हमारे पास थर्ड कौन सा आ रहा है? अब हमारे पास आ रहा है लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स सिर्फ 2 हैं हमारे पास. फर्स्ट इज एंड सेकंड वन इज और. ये यूज होते हैं टू रिलेशनल एक्सप्रेशन को ज्वाइन करने के लिए. जब आपके पास 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन होंगे तो वो आपस में या एंड से ज्वाइन होंगे या और से ज्वाइन होंगे, और इसका भी रिजल्ट आपको या ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा. अब एंड आपको ट्रू कब देगा? एंड का रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा अगर जिन 2 एक्सप्रेशन को ये ज्वाइन कर रहा है वो दोनों ट्रू हैं. अदरवाइज उनमें से अगर एक भी फॉल्स हो जाएगी तो ये इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा. अगर दोनों एक्सप्रेशन एंड के अंदर ट्रू होंगी तो आंसर क्या होगा? ट्रू. अदरवाइज आंसर क्या होगा? फॉल्स. और के केस में क्या होता है? और के केस में आपको आंसर ट्रू मिलेगा अगर जिन 2 एक्सप्रेशन को ये ज्वाइन कर रहा है उनमें से एक भी अगर ट्रू है तो आंसर क्या होगा? ट्रू होगा. अदरवाइज अगर दोनों फॉल्स होंगी तो ही आंसर इसका क्या आएगा? फॉल्स आएगा. इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं एग्जाम्पल्स के साथ. फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं. अब ये कैसे यूज होता है? आपके पास 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन है, एक ये और एक आपके पास ये है. फर्स्ट इज 4 इज लेस देन 5 और सेकंड वन क्या है? 3 इज ग्रेटर देन 2. इन दोनों को अगर हमने ज्वाइन करना है तो या तो हम एंड के साथ करते हैं या और के साथ करते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर. ठीक है. अभी हम सिर्फ इसकी एग्जांपल देखते हैं. तो हम देखते हैं कि पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, फिर हम उसका क्या ले लेंगे? एंड ले लेंगे. तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. पहले हम देखते हैं इज 4 लेस देन 5 ट्रू? Yes, it is true. And 3 is greater than 2. Is it true? Yes, it is true. तो true and true हमारे पास आंसर क्या आएगा? True. क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब दोनों आपके पास ट्रू होंगे तो आंसर क्या आएगा? ट्रू. अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स. एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. इसमें भी आपके पास इसी तरह से कोई से भी 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं, दरमियान में एंड लगाएं और लगाएं. सिर्फ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इसकी. फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास 5 इज नॉट इक्वल टू 1 को इवेलुएट करते हैं. 5 इज नॉट इक्वल टू 1. यस, ट्रू. एंड 2 इज लेस देन 1. नो, फॉल्स. तो ट्रू एंड फॉल्स को जब हम कंबाइन करेंगे एंड ऑपरेटर के साथ तो आंसर क्या आना चाहिए? एंड तो सिर्फ तब ट्रू देता है जब दोनों क्या हो? आपके पास ट्रू हो. लेकिन अब हमारे पास एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? इसका फॉल्स होगा. ठीक है. तो एंड के केस में अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू तो आंसर ट्रू. अदरवाइज आंसर क्या होगा? फॉल्स ही होगा. चाहे फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो, चाहे फर्स्ट फॉल्स हो सेकंड फॉल्स हो, चाहे दोनों फॉल्स हो. अब थर्ड एक्सप्रेशन हम और के साथ देख लेते हैं. 12 इज ग्रेटर देन 10 और 12 इज ग्रेटर देन 13. इसको भी हम ऐसे ही 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे. और का आपको केस याद है कि इनमें से अगर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स होगा. तो पहला एक्सप्रेशन देखते हैं. 12 इज ग्रेटर देन 10. ट्रू? यस, ट्रू. 12 इज ग्रेटर देन 13. नो, फॉल्स. ट्रू और फॉल्स. आंसर क्या आएगा? दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगा तो आंसर क्या आना चाहिए? हमारे पास ट्रू आना चाहिए. तो आंसर क्या है? हमारे पास ट्रू आ गया. ठीक है. तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के ऑपरेटर थे. कौन कौन से? अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल. अच्छा, आपने नोट डाउन किया होगा कि अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ही किया. ठीक है. वेरिएबल के साथ भी ये काम हो सकता है, न्यूमेरिक वेरिएबल के साथ भी, और न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स के साथ भी ये काम हो सकता है. लेकिन अब हम एक काम ऐसा भी है जो हम किसके साथ कर सकते हैं? स्ट्रिंग्स के साथ. अब वो स्ट्रिंग के साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो तो अभी हम बाद में देखते हैं. उससे पहले हम 2 स्ट्रिंग्स ले लेते हैं. पाकिस्तान जिंदाबाद. और इसके साथ अब हम क्या करने वाले हैं? लेट्स सी.
हम क्या कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को, अब दरमियान में आपको एक साइन नजर आ रहा है प्लस का और जिंदाबाद, अगर हम इस तरह से लिखते हैं टू स्ट्रिंग्स को तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इन दोनों स्ट्रिंग्स को हमने ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि प्लस जो है वो स्ट्रिंग के साथ यूज हो रहा है, तो ये यस यूज हो सकता है। और जब ये दो स्ट्रिंग्स के साथ यूज होगा तो ये इनको क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। जैसे इसने पाकिस्तान जिंदाबाद, जब आप दरमियान में प्लस साइन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका रिजल्ट होगा पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि दरमियान में स्पेस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो कि स्ट्रिंग्स ज्वाइन भी हो और दरमियान में स्पेस भी आ जाए तो उसके लिए आप कुछ इस तरह से लिखोगे, पाकिस्तान पहले लिखेंगे, ठीक है, प्लस साइन यूज करते हैं हम इनको आपस में ज्वाइन करवाने के लिए, पाकिस्तान फिर प्लस, दरमियान में हम स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस देंगे और फिर प्लस साइन जो कि ज्वाइनिंग के लिए यूज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, जिंदाबाद। अब 3 स्ट्रिंग्स ज्वाइन हो रहे हैं हमारे पास, फर्स्ट वन इज पाकिस्तान, सेकंड वन इज स्पेस एंड थर्ड वन इज जिंदाबाद। जब ये तीनों आपस में ज्वाइन होंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी, इसके दरमियान में स्पेस आ जाएगी। ठीक है, पहले में और दूसरे में क्या डिफरेंस है कि पहले में जब आपने 2 स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन किया तो उनके दरमियान में स्पेस नहीं है। सेकंड में अगर आप स्पेस चाहते हो कि 2 स्ट्रिंग्स के दरमियान में आए तो फिर आपको खुद से स्पेस इस तरह से ज्वाइन करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये काम हमने डायरेक्टली किया कॉन्स्टेंट्स को लिख के, आप ये काम वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हो। कैसे, ये देखिए, अब हमारे पास हमने एक वेरिएबल ले लिया किस नेम के साथ, फर्स्ट नेम के साथ, और उसके अंदर हमने वैल्यू लिखी मोहम्मद। मोहम्मद स्ट्रिंग में लिखा, डबल कोट्स में है तो डबल कोट्स में तो आप कुछ भी लगाओ वो स्ट्रिंग होता है। लास्ट नेम में हमने क्या दिया, लास्ट नेम भी आपके पास वेरिएबल है जिसको हमने असाइन किया, जिसको हमने वैल्यू दी, उसके अंदर वैल्यू क्या लिखी हमने, अली जना। ठीक है, डबल कोट्स में लिख लिया। अब हमने जब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है और डेफिनेटली हम स्पेस भी लिखेंगे तो हमने डायरेक्टली वैल्यू को लिख के नहीं, वेरिएबल्स आपस में कैसे ज्वाइन होंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट नेम प्लस प्लस साइन फॉर ज्वाइनिंग स्ट्रिंग, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, स्पेस देने के लिए बिल्कुल पहले की तरह डबल कोट्स में 1 स्पेस लिखेंगे और उसके बाद फिर हम ज्वाइन करवाएंगे इसको लास्ट नेम के साथ। आप देख सकते हो कि फर्स्ट नेम क्योंकि वेरिएबल है तो इसलिए इसके इर्द गिर्द डबल कोट्स नहीं आए, और इसी तरह से आपके पास लास्ट नेम भी आपके पास क्या है, वेरिएबल है, दैट इज वाई इसके ऊपर भी डबल कोट्स नहीं आए। अब फर्स्ट नेम में आपके पास क्या है, मोहम्मद, सेकेंड नेम में क्या है, अली जना, तो फुल नेम में हमारे पास क्या आ जाएगा, फुल नेम जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो क्या आ जाएगी, मोहम्मद अली जना। मोहम्मद के बाद भी स्पेस होगी क्योंकि आपने ये स्पेस इंसर्ट की है। तो ये था आपके पास मेथड ज्वाइनिंग करने का स्ट्रिंग को। तो इस मेथड का जैसे आप जब 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम कहते हैं कि एडिशन हुई है, तो जब 2 स्ट्रिंग्स ज्वाइन होंगी उनको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन क्या है, इट मीन्स when we are going to join 2 or more strings together, it is called the concatenation। तो फर्क आपके पास वाज़ेह होना चाहिए कि जब प्लस साइन जो है वो स्ट्रिंग के साथ यूज होगा तो वो कॉन्कैटिनेशन करेगा, और जब प्लस साइन यूज होगा न्यूमेरिक वैल्यू के साथ तो वो क्या परफॉर्म करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा। सिंबल एक ही है, ऑपरेटर एक ही है, लेकिन अगर स्ट्रिंग के साथ है तो वही ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन करवा रहा है, और अगर प्लस ऑपरेटर आप न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूज कर रहे हो तो वही ऑपरेटर क्या करवा रहा है, एडिशन। तो कॉन्कैटिनेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू ज्वाइन 2 or more स्ट्रिंग्स टुगेदर। तो इससे पहले हमने क्या की है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और यही वो सिर्फ ऑपरेशन है जो कि स्ट्रिंग्स के ऊपर परफॉर्म होता है। बाकी जितने भी ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे किस पे परफॉर्म होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज पे। अच्छा, अब हम जब प्रोग्राम्स लिखते हैं अपने तो उसके अंदर हमने कभी कभार कमेंट करना होता है। जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मैंने बताना है कि ये प्रोग्राम जो है वो किसने लिखा है, या मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो लाइन है ये किसके बारे में है, तो इसको हम कमेंट्स बोलते हैं स्मॉल बेसिक लैंग्वेज में। कमेंट्स किस लिए यूज होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि जो प्रोग्राम हमारा आगे किसी के पास जाए तो उसको एक्सप्लेन हो जाए कि ये लाइन किसके लिए। जैसे आपको हम एक टास्क देते हैं, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो अगर कोड आ जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा ये कोड इस बच्चे का, ये इस बच्चे का है। तो आप उसके अंदर कमेंट्स यूज़ करोगे और उसके अंदर अपना नेम वगैरह लिख दोगे और बता दोगे कि इसमें मैं ये काम करूँ। अब ये कोड तो नहीं होगा, कोड से हट कर होगा।
तो इस तरह का काम करने के लिए स्मॉल बेसिक आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कमेंट्स यूज़ करें। कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करना है, इसके लिए हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, ठीक है। कमेंट्स देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी और कॉमा में क्या डिफरेंस होता है, कॉमा थोड़ा नीचे होता है बट अपॉस्ट्रोफी क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो अगर आप कमेंट्स यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में तो उसके लिए आप अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे। एग्जाम्पल इसकी हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। ये कोड से हटकर होगा, कोड का कुछ स्पेसिफिक काम होगा, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए होगा। जैसे देखिए मैंने 2 लाइन ऑफ कमेंट्स दिए, तो मैंने क्या किया, अपॉस्ट्रोफी साइन लगा दिया और उसके आगे लिख दिया दिस कोड इज रिटन बाय। अब ये फर्स्ट लाइन में था। अब मेरा अगर कमेंट पूरा नहीं हुआ और मुझे उसको सेकंड लाइन पर लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा जो है अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और मैंने क्या लिख दिया, मोहम्मद उस्मान। तो ये जब आप अपने कोड में लिख दोगे तो कोड देखते ही आपके टीचर को पता चल जाएगा कि ये कोड मोहम्मद उस्मान ने लिखा है, लेकिन कंपाइलर इसको जो है वो कंपाइल नहीं करेगा, आपका मेन कोड के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसी तरह से ये तो आपने सेपरेट लाइन में जो है वो लिखे हैं कमेंट्स। अगर आप ये चाहते हो कि आपका कोड भी उस लाइन पर आ जाए और साथ में कमेंट भी आ जाए, फिर आप कैसे लिखोगे। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, एज इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये एक वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एज इज इक्वल टू 11, और मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो वेरिएबल है वो स्टोर कर रहा है एज को। तो हमने उसी के सामने अगर कमेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसी लाइन के आगे हम अपॉस्ट्रोफी लगा के जो भी लिखेंगे वो एज अ कमेंट कंसीडर की जाएगी। ये सिर्फ हमारी एक्सप्लेनेशन के लिए होती है। कंपाइलर जब आपका कोड कंपाइल करता है उसके अंदर ये चीज इंक्लूड नहीं होती। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। लेकिन जाने से पहले असाइनमेंट्स ले लें छोटी छोटी सी, ताकि कुछ पता चले कि आपको कुछ समझ भी आया है या नहीं। तो असाइनमेंट टाइम है हमारे पास, इसको नोट डाउन कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स को बताना है, गिवन एक्सप्रेशन में जो जो ऑपरेंड्स हैं और जो जो ऑपरेटर्स हैं वो बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने जो है वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो बताना है, और साथ में बताना है ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका रिजल्ट क्या होगा। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपने इवेलुएट करना है गिवन एक्सप्रेशंस को। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप गूगल क्लासरूम में अपने टीचर से पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।